Okay, dear students, today we will start with hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन्स एनसीईआरटी के हिसाब से 11th क्लास का एक टॉपिक है। और देखिए हाइड्रोकार्बन की बात यदि हम करें तो सीधा सा नाम से ही क्लियर हो जाएगा कि इसमें दो चीजें इन्वॉल्व होंगी, दो एलिमेंट होंगे इसमें, होंगे हाइड्रोजन और दूसरा कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने हुए ये बाइनरी कंपाउंड होंगे, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन का जो मेन कैटेगरी होता है, वैसे बहुत सारे टाइप हो जाते हैं, एरोमेटिक, साइक्लिक वगैरह, लेकिन मेन यदि हम लीनियर चेन में देखें तो तीन टाइप के हाइड्रोकार्बन होते हैं आपके पास में। पहला आता है आपके पास में एल्केन, सेकंड वन इज एल्कीन एंड थर्ड वन इज एल्काइंस। जनरल फॉर्मूला इनका पता है आपको, CnH2n+2, CnH2n and CnH2n-2, ये हो जाएगा इनका जनरल फॉर्मूला। तो इन तीनों को वन बाय वन स्टडी करेंगे। इसके बाद में भी हम आगे स्टडी करेंगे तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को भी हम इस यहीं पे स्टडी करेंगे, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में मेनली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम देखेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एल्का डाइईन्स को भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, साइक्लिक एल्केन एंड एल्केन्स को भी हम स्टडी करेंगे, साइक्लिक एल्केन एंड एल्केन्स को भी हम यहीं पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक शुरू करते हैं, क्या, एल्केन्स। देखिए एल्केन नोमेनक्लेचर आपको पता है कि नाम के आगे जो सफिक्स लगता है वो लगता है ए। तो ए के नाम के आगे सफिक्स लगेगा जो एकदम बेसिक कंपाउंड है, शुरुआत से मतलब रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इन्हीं के डेरिवेटिव ही माना गया है, ठीक है। तो इनका जो दूसरा नाम दिया गया है वो दिया गया है क्या, पैराफिन्स। पैराफिन्स नाम देने का मतलब ये है क्योंकि पैराफिन का मतलब होता है आपके पास में लेस रिएक्टिव। तो रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में एल्केन्स जो है ये लिस्ट रिएक्टिव है। और लिस्ट रिएक्टिव होने का कारण यह है कि यहाँ पे जो बॉन्ड होंगे आइदर दोस बॉन्ड विल बी कार्बन कार्बन बॉन्ड व्हिच इज टोटली नॉन पोलर बॉन्ड, जिसमें कोई पोलरिटी नहीं आएगी। तो जिसके साथ लेस रिएक्टिव होगा या फिर बॉन्ड होगा यहाँ पे वो होगा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, जो भी लेस पोलर है, कोई बहुत ज्यादा पोलरिटी इसमें नहीं है। लेस पोलर होने का कारण यह है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक पॉलिंग स्केल पे 2.5 एंड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक 2.1। तो ये ध्यान रखना कि यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड में लिस्ट रिएक्टिव कोई कंपाउंड होगा तो वो होंगे आपके पास में एल्केन्स, ठीक है। अच्छा, तो नोमेनक्लेचर वगैरह तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका हो चुका होगा, उसको बाद में देख लिया जाएगा, कोई बहुत ज्यादा यहाँ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इतना तो बेसिक 10th क्लास में भी बता दिया जाता है, मेथड प्रोटीन, ये सब चीजों में तो आप कंफर्टेबल होंगे, ठीक है। तो हम यही इनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात करते हैं। देखिए जो सबसे पहला एल्केन आता है, जो सबसे पहला एल्केन जो आता है वो आता है आपके पास में मीथेन। वो आता है आपके पास में मीथेन विच इज CH4। और मीथेन की स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो कार्बन हाइड्रोजन 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 और ये आपके पास में हाइड्रोजन। टोटली कार्बन का यहाँ पे हाइब्रिडेशन देखा जाएगा केमिकल बॉन्डिंग के कांसेप्ट के हिसाब से, तो sp3 विल बी हाइब्रिडेशन और 109 डिग्री 28 मिनट विल बी बॉन्डिंग एंगल। और यहाँ पे कार्बन के रेस्पेक्ट में जो ज्योमेट्री आएगी दैट ज्योमेट्री विल बी परफेक्ट टेट्राहेड्रल। तो ये तो रहा मेथेन। सेकंड नंबर आता है आपके पास में इथेन। इथेन के अंदर आपके पास में क्या होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड H H H H H और ये H। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होगा। इसी के अकॉर्डिंगली आगे बात करेंगे तो प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एटसेट्रा एटसेट्रा आते चले जाएंगे। तो इन सारे एल्केन्स में क्या होगा आपके पास में कि आइदर कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, एक चीज क्या होती है यहाँ पे कि जैसे हाईली मेंबर्ड कोई एल्केन भी है, कार्बन 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 CH3 CH2 CH2 CH3, तो ये जो टर्मिनल कार्बन है इसका भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका भी sp3 हाइब्रिडेशन होगा और यहाँ पे जो कार्बन होंगे
उनका भी हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या sp3। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। बॉन्ड एंगल थोड़ा रिपल्शन वगैरह के चलते हैं 109 डिग्री 28 मिनट से कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है, लेकिन रहेगा हाइब्रिडाइजेशन आपके पास में sp3 ही, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं हम डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन एल्केन्स। कार्बन और हाइड्रोजन की डिग्री की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो डिग्री की इनकी बात करें तो देखिए क्या होता है, जैसे सिंपली हम एक एल्केन को ही बना देते हैं CH2 CH3 और ये CH3। तो सबसे पहले देखी जाएगी आपके पास में डिग्री ऑफ कार्बन, और डिग्री ऑफ कार्बन होता है आपके पास में कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स attached to the कार्बन एटम। उस कार्बन एटम से कितने कार्बन एटम लगे हुए, जैसे मैं इस वाली कार्बन 1 इसको नाम देता हूं, तो इसका यदि मैं डिग्री निकालूंगा तो इस कार्बन से लगा हुआ एक कार्बन, तो ये होगा आपके पास में 1 डिग्री। यदि मैं इसको 2 नाम देता हूं और इसको देखो तो इससे कितने कार्बन लगे हुए, इस कार्बन से, जिस कार्बन पे डिग्री निकालना है ना उसके लिए देखिए कि उससे कितने कार्बन लगे हुए हैं। तो इससे लगा हुआ है ये वाला एक कार्बन, तो इसका भी डिग्री होगा आपके पास में क्या 1 डिग्री। यदि इस कार्बन की डिग्री मैं निकालूं, 3 इसको नाम दे देता हूं, तो इसके लिए देखिए कितने कार्बन लगे हुए हैं, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है, तो इस कार्बन का डिग्री होगा आपके पास में 2 डिग्री। इस कार्बन की 4 में इसको नाम देता हूं, इसका यदि आप डिग्री निकालेंगे तो सिंपली देखिए कि इस कार्बन से कितने कार्बन लगे हुए, तो 1 कार्बन यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसका डिग्री होगा 1 डिग्री। और इसको यदि मैं बात करूं तो इससे कितने कार्बन लगे हुए हैं 1 2 और 3, तो इस कार्बन का डिग्री होगा आपके पास में 3 डिग्री। 4 डिग्री का अर्थ कैसा होगा, CH3 और CH3, दिस कार्बन विल बी 4 डिग्री, क्योंकि हर तरफ इससे लगे हुए कौन है, कार्बन, ठीक है। तो इस टाइप से कार्बन की डिग्री निकाली जाएगी। अब हाइड्रोजन की डिग्री की बात करें तो हाइड्रोजन की डिग्री होती है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन इज सेम टू द कार्बन to which this H is attached। तो यहां पे आप देखेंगे तो देखिए ये जो 3 हाइड्रोजन है ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो ये तीनों डिग्री हाइड्रोजन आपके पास में 1 डिग्री का हाइड्रोजन, ये तीनों का हाइड्रोजन जो है वो 1 डिग्री कार्बन से लगे हुए हैं, तो इनकी भी डिग्री होगी आपके पास में 1 डिग्री। ये तीनों हाइड्रोजन ये 1 डिग्री कार्बन से लगे हुए हैं, तो इसमें भी होगी आपके पास में, ये तीनों हाइड्रोजन भी होंगे आपके पास में 1 डिग्री। ये दोनों हाइड्रोजन जो है ये 2 डिग्री कार्बन से लगे हुए हैं, तो इनकी डिग्री होगी आपके पास में 2 डिग्री। और ये जो हाइड्रोजन है ये 3 डिग्री कार्बन से लगा हुआ है, तो इसकी डिग्री होगी आपके पास में 3 डिग्री। अच्छा, और ध्यान रखिएगा कि 4 डिग्री हाइड्रोजन जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब कार्बन से चारों कार्बन जुड़ जाएंगे तो 5 और 5 कार्बन बना भी नहीं सकता है। इसी के बेसिस पर हम डिग्री निकालने से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो आपके पास में क्वेश्चन है, सपोज CH C2 CH2 CH3 CH2 CH3 और CH3। तो इसमें हम कार्बन के लिए देखते हैं कि 1 डिग्री कार्बन कितने हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली देखिए कि ऐसे कार्बन जो केवल एक ही कार्बन एटम से जुड़े हुए हो, तो दिस कार्बन 1 2 3 एंड 4, तो 1 डिग्री कार्बन विल बी 4। अच्छा, 2 डिग्री कार्बन हम देखते हैं, तो 2 डिग्री कार्बन होंगे आपके पास में कितना, जो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, एक तो ये हो गया और दूसरा हो गया ये, तो 2 डिग्री कार्बन आपके पास में 2। 3 डिग्री कार्बन हम देखते हैं, तो ऐसे कार्बन देखिए जो कि 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो एक तो ये है और एक ये है, तो 3 डिग्री कार्बन हो गया आपके पास में 2, तो टोटल हो गए 8। यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक है। तो ये तो कार्बन की डिग्री हो गई। अच्छा, हाइड्रोजन की डिग्री आप हम देखते हैं, तो 1 डिग्री कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन, इससे लगे हुए, इससे और इससे, तो टोटल हो गए ये 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गया आपके पास में 12, 4 × 3 12। अच्छा, 2 डिग्री के लिए देखते हैं,
तो 2 डिग्री कार्बन से लगे हुए 2 तो यहाँ पे और 2 यहाँ पे, ये हो गया आपके पास में 2 डिग्री हाइड्रोजन हो गया आपके पास में 4। 3 डिग्री देखते हैं तो 3 डिग्री हो जाएगा आपके पास में, एक तो इससे और एक इससे, 3 डिग्री हाइड्रोजन हो गया आपके पास में 2। सिंपली आप ऐसे कह सकते हैं कि 1 डिग्री कार्बन से जो जितना होगा ना उसका 3 टाइम्स 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा, क्योंकि बाकी जगह तो क्या है, यदि कोई 1 डिग्री कार्बन है तो एक जगह तो इससे लगा हुआ है कौन, कार्बन, और बाकी 3 तो हाइड्रोजन होंगे ना। जितना 1 डिग्री कार्बन होगा उसका 3 टाइम्स होगा आपके पास में 1 डिग्री हाइड्रोजन, और जितना 2 डिग्री कार्बन होगा, 2 डिग्री कार्बन होगा उसका जस्ट डबल होगा 2 डिग्री हाइड्रोजन, क्योंकि उस 2 डिग्री कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगे होंगे, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी लग चुके होंगे, इसमें कौन है, कार्बन, और 3 डिग्री कार्बन जितनी होगा उतना ही होगा आपके पास में क्या, 3 डिग्री हाइड्रोजन, क्योंकि एक 3 डिग्री कार्बन से केवल एक ही हाइड्रोजन अटैच होने की पॉसिबिलिटी रहती है। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं डिग्री से रिलेटेड, CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH3 और CH3। इसमें कार्बन के लिए हम डिग्री निकालते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बन देखिए 1 CH3, एक कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ एक कार्बन है, 1 2 3 4 5 विल बी 1 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन देखिए 1 2 2 जाएंगे आपके पास में 2 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन देखिए आपके पास में एक कार्बन होगा 3 डिग्री जो 3 कार्बन से जुड़ा होगा, ठीक है। और 4 डिग्री देखिए जो चारों तरफ से कार्बन से जुड़ा होगा, ये वाला कार्बन एक होगा आपके पास में 4 डिग्री कार्बन। टोटल हो गए 5 + 2 7 8 और 9। यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। चलिए तो ठीक है। हाइड्रोजन का डिग्री देखें तो जितने 1 डिग्री कार्बन होंगे उसके 3 टाइम्स होंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे आपके पास में 15। 2 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे आपके पास में डबल ऑफ द कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, तो ये हो जाएंगे आपके पास में 4। और 3 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे आपके पास में 1, और 4 डिग्री हाइड्रोजन में 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं होता। तो एक तो इन चीजों में आप कंफर्टेबल होइए, थोड़ा रिएक्टिविटी में इसका जरूरत पड़ता है कि कौन सा, स्पेशली जब फ्री रेडिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे कौन डिग्री का हाइड्रोजन इफेक्ट होगा, वहां पे इस चीज का थोड़ा जरूरत पड़ने वाला है। दैट इज द पर्पस कि हम इसको हम अभी डिस्कस किए, ठीक है। तो ये तो हो गई आपके पास में कि मोटी मोटी प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज। अपार्ट फ्रॉम दैट इनका आइसोमेरिज्म होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी होता है, स्पीड भी आ जाता है, उसकी भी हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। मेनली इस चैप्टर में हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा केमिकल रिएक्शंस को लेके, प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं इनके प्रिपरेशन पे, आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर लेते हैं। तो सबसे पहला बात आता है इनके प्रिपरेशन की। देखिए प्रिपरेशन एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो रिएक्शंस होती है ना, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस 2 बार आती है। 2 बार कब आती है, जैसे इस चीज को एक बार आप समझिए, जैसे अभी हम एल्केन का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं तो एक आगे फॉर एग्जांपल मैं क्लेमेंसन रिडक्शन की बात करूंगा, तो क्लेमेंसन रिडक्शन में मैं RCOR इस कंपाउंड को रिड्यूस करूंगा, इस कंपाउंड को रिड्यूस करूंगा और इसको ZnHgHCl से रिड्यूस करेंगे, जो कि करेंगे आगे RCH2R में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो रिएक्शन है, एक तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसको जब एल्केन को प्रिपेयर कर रहे होंगे, और दूसरा क्या है पढ़ेंगे जब हम कीटोन्स की केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे होंगे। तो हर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस 2 बार इसमें रिपीट होती हैं, और जिसके चलते ऐसे याद रखने के चांसेस से बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो वही है कि यहाँ पे मैं टोटल 11-12 रिएक्शंस अप्रोक्सीमेट बताता हूँ प्रिपरेशन को लेकर के, ठीक है। हर एक रिएक्शंस को आप देखिए आराम से, सम ऑफ द मैकेनिज्म होंगे जिसके बाद आगे चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन कुछ एक रिएक्शंस होंगे जिनका भी आपको प्रोडक्ट ध्यान रखना है कि क्या प्रोडक्ट आएगा, किस टाइप से रिएक्टिविटी होगी, मैकेनिज्म की बात हमें आगे करेंगे जब 12th क्लास में आप रिएक्शन मैकेनिज्म में समझ चुके होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन वगैरह ये सब चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। तो जस्ट अभी आप ये कोशिश कीजिएगा कि जितना बताया जाए उतना आना चाहिए परफेक्ट वे में, ठीक है। अच्छा, तो ये था, तो हम प्रिपरेशन को 1 by 1 शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला जो प्रिपरेशन का तरीका होता है ना, वो तो नेचर ने जो दे दिया उसको एक्सट्रैक्ट करो। तो सबसे पहला होता है आपके पास में इसका सोर्स क्या है, प्रिपेयर करना ही नहीं है, नेचर में जो अवेलेबल है वहां से आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो इसका
सोर्स आपके पास में मेन सोर्स इसका क्या, क्रूड ऑयल का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्रूड ऑयल के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आपको मिलते हैं क्या, मोस्ट ऑफ द एल्केन्स आपको यहां से मिल जाते हैं। बहुत सारे एल्केन यहां से आपको मिल जाते हैं, क्योंकि ऑयल का या पेट्रोल होता है, ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं उनका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एल्केन्स ही होते हैं। तो क्रूड ऑयल के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आपको एल्केन मिल जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि यहां पे क्रूड ऑयल के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आपको मीथेन मिलेगा, इथेन भी आपको मिलेगी और प्रोपेन आपको मिलेगी, C3H8 ये भी आपको ठीक ठीक मिलेगी। ब्यूटेन की बात करें तो आपको एन ब्यूटेन मिलेगी और आपको आइसोब्यूटेन भी मिल जाएगी। पेंटेन की यदि आप बात करो तो आपको एन पेंटेन मिलेगी, आपको मिलेगी आइसोपेंटेन, लेकिन आपको नियोपेंटेन नहीं मिलेगी। और इसके बाद में हेक्सेन ऑनवर्ड्स जो रेस्ट ऑफ द हेक्सेन हेप्टेन वगैरह जो आगे के जो मेंबर्स होते हैं वो ध्यान रखिएगा क्रूड ऑयल में प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उनका थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और कारण होता है इसका क्या, लेस डिफरेंस या स्मॉल डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। जो आगे के ये नियोपेंटेन और उसके ये हेक्सेन ऑनवर्ड्स से जो रेस्ट ऑफ द कंपाउंड ये एल्केन्स होते हैं वो क्रूड ऑयल में प्रेजेंट हैं, वो नहीं है, ये नहीं है कि वो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उनका थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और कारण होता है क्या कि इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम हो जाता है। और इस कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है आपके पास में सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर में। आपका प्रॉपर वे में कंप्लीट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक टॉपिक आता है और वहां पे चीज क्लियर हो जाती है कि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम होता है तो फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आपको तो मैंने इतना ध्यान में रखना है कि जो इसका नेचुरल सोर्स होगा एल्केन्स का वो होगा क्या, क्रूड ऑयल। और लोअर मेंबर्स जो होंगे उनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आसान होगा, हायर मेंबर्स के लिए का भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो सकता है, लेकिन दैट प्रोसेस विल बी कॉस्टली प्रोसेस थोड़ा होगा। आइसोपेंटेन तक कोई खास दिक्कत नहीं है, नियोपेंटेन ऑनवर्ड्स प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये तो रहा आपके पास में नेचुरल सोर्स। ठीक है, अच्छा चलिए नेचुरल सोर्स की बात कर ली। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की, जो कि ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है और जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जिसको हमें स्टडी करना है। कॉन्सेप्ट वाइज हम अपने को ये चीजें लर्न करती हैं। तो वन बाय वन मैं प्रिपरेशन को लेकर के यहाँ केमिकल रिएक्शंस की बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले है आपके पास में हाइड्रोजिनेशन ऑफ alkenes and alkynes। हाइड्रोजनेशन ऑफ alkenes and alkynes, या फिर आप इसको बोलते हो क्या, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ alkenes and alkynes। ठीक है, अच्छा सबको पता है निकल हो या फिर आप प्लेटिनम यूज कर लीजिए या कर लीजिए आपके पास में क्या, पैलेडियम। ये भी आप यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, ये भी आप यूज कर सकते हो। इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में सॉलिड कैटलिस्ट होते हैं, ये सॉलिड होता है। इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब आप किसी एल्कीन को, जैसे आपने RCH डबल बॉन्ड CH2, इसको हाइड्रोजनेशन आप करवाओगे तो यहां से आपके पास में यही कैटलिस्ट आयरन निकल और प्लेटिनम, ध्यान रखना तीनों को साथ लेने की जरूरत नहीं है, किसी सिंगल से भी हो जाएगा, या पैलेडियम और इसका जो कैटालिटिक रिडक्शन होता है तो आपको मिलता है RCH2 CH3। ठीक है, ये है आपके पास में सबसे सिंपल वाला तरीका और रिएक्शन रेट अच्छी खासी हो जाती है जब 473 केल्विन या उससे टेम्परेचर होता है। तो लोअर टेम्परेचर पे भी इसका एब्जॉर्प्शन होकर के ये रिएक्शन होती है। होता क्या है इसमें, इसमें होता है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्यों, क्योंकि ये मेटल है। जैसे आपने निकल की बात की तो ये निकल का सरफेस है जो कि आपके पास में क्या, सॉलिड, और ये कैटलिस्ट का काम करता है। और जो रिएक्टेंट होते हैं जो आपके पास में एल्कीन एल्काइन वगैरह होते हैं वो मोस्टली आपके या तो होंगे आपके पास में गैसेस होंगे, या हायर मेंबर होगा तो लिक्विड होगा। सॉलिड जब बहुत ज्यादा हायर मेंबर होगा तो
वो सॉलिड होगा, लेकिन उसके लिए हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। मेनली ये ध्यान रखना है कि ना कि ये जो रिएक्टेंट होगा वो या तो गैसेस होगा या लिक्विड होगा, तो हेटेरोजेनियस कैटालिसिस यहाँ पे होता है। मैकेनिज्म की यदि मैं इसकी थोड़ी सी बात करूँ तो दरअसल इसमें होता क्या है कि इधर इसको देखते हैं। देखिए क्या होता है ना कि ये मेटल की सरफेस होती है, ये निकल के हो गई क्या सरफेस। अब ये डी ब्लॉक का मेटल है, डी ब्लॉक मेटल्स का एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो होता है क्या वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये दो प्रॉपर्टी होती है जिनके चलते डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं वो कैटालिस्ट का काम करते हैं। तो होता क्या है यहाँ पे, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये जो गैस होती है ना वो डिफ्यूज होती है इसकी सरफेस पे, और सरफेस पे आकर के यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 एडजॉर्ब होती है। ध्यान रखिएगा, एब्जॉर्ब नहीं एडजॉर्ब होती है। और एडजॉर्ब होती है तो फिजिकली एडजॉर्ब पहले होती है, पहले वीक फोर्सेस से एडजॉर्ब होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि ये निकल क्या होता है, ये अपनी वेरिएबल वैलेंसी एग्जिबिट करता है। तो जिसके चलते क्या होता है, ये यहाँ पे अपनी वैलेंसी को चेंज कर लेता है, और धीरे धीरे जब ये बॉन्ड इधर फॉर्म होना शुरू होता है तो ये वाला बॉन्ड क्या होना शुरू हो जाता है, वीक होना शुरू हो जाता है। और उसके कुछ टाइम बाद में क्या होता है कि ये बॉन्ड को कंप्लीटली ब्रेक कर जाता है, और ये बॉन्ड यहाँ पे आपके पास में फॉर्म कर जाता है। तो इस टाइप से केमिकली यहाँ पे एडजॉर्ब हो जाता है। अब क्या होता है कि इसके साथ ही साथ एक गैस और डिफ्यूज होती है, वो होती है आपके पास में कौन है, H2 गैस। H2 गैस डिफ्यूज होगी यहाँ से, और डिफ्यूज होगी तो वो भी शुरुआत में फिजिकल फोर्स से ही धीरे धीरे यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी। और जब यहाँ पे ये जो H2 है, ये H एटम जब मेटल से इंटरेक्शन करना शुरू करेंगे तो उसके साथ में HH वाला बॉन्ड धीरे 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 वीक होता चला जाएगा। अब ये धीरे 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 वीक होता चला जाएगा। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये बॉन्ड ब्रेक कर जाए और इस टाइप से बॉन्ड फॉर्म हो जाए, ठीक है। और ये होने के बाद में क्या हुआ, मेटल सरफेस ने क्या किया, इस CH2 और इस CH को क्या ले आया, पास ले आया, और पास ले आया तो इनके एटम्स में धीरे धीरे इंटरेक्शन होना शुरू होगा, और इनके एटम्स में इंटरेक्शन होना शुरू होगा आपके पास में, तो ये वाले इंटरेक्शन अगेन वीक होना शुरू हो जाएंगे। तो इधर एक तरफ इंटरेक्शन बढ़ेगा तो दूसरी तरफ इंटरेक्शन है वीक होगा, और ये इंटरेक्शन वीक होगा, कुछ टाइम बाद में टोटली इंटरेक्शन यहीं पे हो जाएगा, और ये बॉन्ड कर जाएगा आपके पास में क्या ब्रेक। और जैसे ये ब्रेक किया है वैसे इधर में भी एक H एटम से ये जुड़ जाएगा, और ये टोटली यहाँ से मिल गया आपको क्या C2H6, और ये वापस यहाँ से मेटल सरफेस से दूर डिफ्यूज हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से तो काम होता है हेटेरोजेनियस कैटालिसिस का, ठीक है। निकल ले सकते हो, प्लेटिनम ले सकते हो या पैलेडियम ले सकते हो, हाईली एफिशिएंट रहेंगे ये कैटालिसिस वाइज। तो ये तो रहा कैटालिसिस का थोड़ा इसका तरीका, ठीक है। आपको केवल ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि हेटेरोजेनियस कैटालिसिस होता है 473 केल्विन पे रिएक्शन ज्यादा एफिशिएंट होती है, लेकिन रूम टेंपरेचर पे भी, लोअर टेंपरेचर पे भी ये रिएक्शन होती है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है निकल प्लेटिनम और पैलेडियम के साथ में? प्रॉब्लम ये है कि ये जो कैटालिस्ट होते हैं ना, ये जो मेटल्स होती हैं ये फंक्शनल ग्रुप को भी रिड्यूस कर जाती हैं। फंक्शनल ग्रुप जैसे आपके पास में C डबल बॉन्ड हो, इनको रिड्यूस कर जाएगी आपके पास में RC ट्रिपल बॉन्ड N RNO2। इन सारे फंक्शनल ग्रुप के लिए भी ये जो मेटल्स होते हैं वो कैटालिस्ट का काम करते हैं। आपको यदि चाहिए कि केवल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड खाली रिड्यूस हो, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए ध्यान में रखिएगा कि पैलेडियम ले लो किसके साथ में, चारकोल के साथ में, और किसमें ले लो, इसको ले लो किसमें, इथेनॉल में। ध्यान रखिएगा कि ये जो है प्रिफरेबली reduces carbon double bond carbon and carbon triple bond carbon without disturbing majority of फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, ज्यादातर फंक्शनल ग्रुप को ये डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन ध्यान में रखना एक्सेप्ट RNO2 को रिड्यूस करवा देगा। 2019 जे इवेंट्स में यही पूछा, उसने नाइट्राइल को इससे रिड्यूस करवा दिया था, ठीक है। और इस पे अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग अपने विचार दिए थे, लेकिन नाइट्राइल और RNO2 को तो ये भी रिड्यूस कर देता है। एक्सेप्ट RNO2 और RCN इनको तो कर देता है, बाकी आपके पास में जो ईस्टर्स हो गए RCOR, मैंने यही पे जनरलाइज करके बोल दिया इसको कार्बन, इनको ये जो होता है पैलेडियम चार्कोल इथेनॉल के प्रेजेंस में जब ये रिएक्ट होता है तो ये इनको रिड्यूस
नहीं करता है। ठीक है, एल्केन को रिड्यूस कर सकते हो, ऐसे यहाँ पे आप एक चीज और इंसर्ट कर सकते हो, R3 ट्रिपल बॉन्ड H, इसको 2H2 वही कैटलिस्ट वही टेम्परेचर, तो यहाँ से RCH2 CH3, एल्केन को वैसे ही रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो ये तो रहा आपके पास में हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन एंड एल्काइन, हेटेरोजेनियस है। अच्छा, क्या ऐसा तरीका है कि एल्कीन और एल्काइन को होमोजेनियस कंडीशंस में आप हाइड्रोजनेट कर सको? तो सेकंड रिएक्शन आती है आपके पास में, क्या? होमोजेनियस कैटालिसिस। और आप बचपन जो समझते आ रहे इस चीज को, बहुत आपने देखा है, क्या वेल नोन नाम है विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट आपके पास में ट्राइफिनाइल फॉस्फेट रोडियम क्लोराइड, ये होता है आपके पास में विल्किंसन कैटलिस्ट, और ये गैसेस होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है? ये भी आपके पास में जो एल्कीन होगा, एल्कीन प्लस H2, और ये आप विल्किंसन कैटलिस्ट आप यूज करोगे, तो ये कन्वर्ट करता है किसमें? एल्केन में। और एल्काइन होगा, एल्काइन को भी ध्यान रखिएगा, ये कन्वर्ट करता है विल्किंसन कैटलिस्ट आपके पास किसमें? एल्केन में। मैग्नीशियम देख लेते हैं, इसके एल्केन को किस टाइप से रिड्यूस करता है होमोजेनियस कंडीशंस में, इसकी हम बात करते हैं। तो इसकी हम बात करें तो क्या होता है ना कि ये है आपके पास में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो ये इस टाइप से है, क्लोरीन PPF3 कोऑर्डिनेट बॉन्डेड, PPF3 कोऑर्डिनेट बॉन्डेड, PPF3 कोऑर्डिनेट बॉन्डेड। ठीक है, ये है विल्किंसन कैटलिस्ट। अब इस विल्किंसन कैटलिस्ट से क्या होता है कि यहां से आपके पास में -PPF3 टेम्परेचर निकल जाता है, जब टेम्परेचर वगैरह बढ़ाते हैं तो, और ये जब निकल जाएगा तो यहां से आ जाएगा आपके पास में RH PPF3 PPF3 और Cl। अब यहां पे H2 गैस को ये कर लेता है, क्या? H2 गैस से रिएक्शन कर लेता है, और ये देखिए यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेट नंबर है 3 है, तो ये डी ब्लॉक वाले ऐसे कर सकते हैं कि अपना कोऑर्डिनेट नंबर चेंज कर लेते हैं, अपना कोवेलेंस चेंज कर लेते हैं। तो अब ये क्या करेगा कि H2 से रिएक्शन कर लेता है, और H2 से रिएक्शन करके ये बनाता है आपके पास में RH H ये कोवेलेंट बॉन्ड, और यहाँ से आपके पास में Cl PPF3 PPH3, इस टाइप से बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पे क्या होता है आपके पास में कि अब देखिए, अब यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट नंबर था 4, यहाँ पे कोऑर्डिनेट नंबर है इसका 3, और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट नंबर है 5। अब क्या करेगा कि ये आपके पास में, जैसे मैं इथेन को करता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, तब ये इथेन का जो पाई बॉन्ड पेयर है, पाई बॉन्ड पेयर इसका डोनेट हो जाता है, और पाई बॉन्ड पेयर इसका डोनेट होता है, तो फिर से अपना कोऑर्डिनेट नंबर चेंज करता है, और कोऑर्डिनेट नंबर ये चेंज करता है, तो यहां से आपके पास में आएगा H Cl PPF3 PPF3, और ये H2C डबल बॉन्ड CH2 पाई बॉन्ड को ये यहाँ पे कर देता है, क्या? डोनेट। अब पाई बॉन्ड को डोनेट करेगा तो यहाँ से आपको जैसे हेटेरोजेनियस कैटालिसिस में दिख रहा था कि ये अभी मैंने रब कर दिया कि ये क्या हो गया था, H कार्बन पे क्लोज आ गया था, सेम सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो गया, ये H आ गई इस पे दोनों ये कार्बन पे क्लोज, तो यहाँ से क्या होगा कि ये इंटरेक्शन धीरे धीरे इधर से होना शुरू हो जाएगा, और ये इंटरेक्शन इधर से होना शुरू हो जाएगा, तो ये इंटरेक्शन हो जाएगा आपके पास में क्या? V। तो ये H इसके साथ जुड़ करके चला जाएगा, तो CH3 ये तो गैसेस होगा, ये तो यहाँ से एस्केप आउट हो जाएगा। ठीक है, पीछे रह जाएगा कि आपके पास में ये पूरा ये इतना सारा चीज आपका निकल गया है, जब ये इतना सारा चीज निकल गया आपके पास में, तो पीछे रह गया आपके पास में क्या? RH Cl PPF3 अच्छा, इसके बाद क्या होगा, जो यहाँ पे आपका माइनस PPF3 निकला था वो कहीं नहीं जाएगा, वो इसी में था, तो ये वापस से आपके पास में PPF3 आकर इससे अटैच हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में RH Cl PPF3 कैटलिस्ट करके और अपनी ओरिजिनल शेप वापस से ले लेगा PPF3
ये वापस से आपका अपना कैटलिस्ट वापस से तैयार हो जाएगा। तो जैसे ये एल्केन का जो एल्केन से रिएक्शन करके इस टाइप से कन्वर्ट किया, ऐसे अल्काइन का भी सिमिलर वे में कैटलिस्ट कन्वर्ट कर देता है किसमें, एल्केन्स में। ये हो गया आपके पास में सेकंड प्रिपरेशन का तरीका, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट मेथड आता है प्रिपरेशन का आपके पास में, इसको मैं रख कर रहा